हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू से 2 वीडियो हम बना चुके हैं, हमारा तीसरा नंबर वीडियो है। देखिए, हम पढ़े थे कि मतलब यूरोपीय शक्तियों का आगमन, कौन-कौन मतलब देश के जो मतलब राजा महाराजा थे, जो भी सिस्टम थे जो आए थे, उनके बारे में हम हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो पुर्तगाल आया था, उसके बाद में डच आया था, उसके बाद में स्वीडिश आया था, उसके बाद में डेनिश आया था, उसके बाद में ब्रिटिश आया था, उसके बाद में फ्रेंच आया था। मैंने सब इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं विस्तार से, जो आया है लोग सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हमको ये जानना है कि देखिए, ये क्या हुआ था कि ये जो दोनों आदमी थे, स्वीडिश एंड डेनिश थे, तो इनका अस्तित्व भारत में ज़्यादा नहीं था, ठीक है? भारत में ज़्यादा नहीं था और ये ट्रेड बोर्ड में शामिल नहीं हो पाया, ठीक है? इनका जो यहाँ पे वर्चस्व था भारत में बहुत ही नगण्य के बराबर था, इसीलिए ये जल्द ही भारत से रवाना हो गए। ये जल्द ही क्या हो गए? भारत से रवाना हो गए। क्या हो गए? जल्द ही भारत से रवाना हो गए। उसके बाद में बचे 4, ठीक है? तो बचे 4, तो 4 बचे तो क्या हुआ कि पुर्तगाल, ठीक है? तो क्या हुआ, पुर्तगाल की जो जो वहाँ की रानी थी और जो ब्रिटिश के राजा थे, चार्ल्स द्वितीय थे, और राजकुमारी यहाँ की कैथरीन थी, ठीक है? यहाँ की राजकुमारी कैथरीन और यहाँ का राजा चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश के, इन दोनों में क्या हो गया? शादी हुआ। क्या हुआ? शादी हुआ। क्या हुआ? शादी हो गया। क्या हुआ? देखिए, इन दोनों में शादी हो रहा है। चार्ल्स द्वितीय एम एम राजकुमारी कैथरीन के साथ में, इन दोनों के साथ में शादी हो गया, ठीक है? तो ये समझिए दोनों आदमी एक दूसरे में मिल गए, तो समझिए ये भी आए, ये भी अंग्रेज में आकर मिल गए, ठीक है? जो पुर्तगाली थे वो भी अंग्रेज में आकर मिल गए, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे बचे 3, ठीक है? यहाँ पे बचे 3, एक में ब्रिटिश बचे और फ्रांस बचे और डच बचे, ठीक है? और डच बचे, ठीक है? अब क्या हुआ? डच के साथ में क्या हुआ समझिए, डच के साथ में क्या हुआ? अब समझिए डच के साथ में क्या हुआ। डच के साथ में ये हुआ कि जो तिरावनकुण के राजा थे, कहाँ के राजा थे? तिरावनकुण के राजा थे, और डच का जो मतलब यहाँ का वायसराय था, जो लोग आए थे, तो तिरावनकुण के राजा थे, तो उन दोनों में लड़ाई हुआ। कोलाचल की लड़ाई हुआ। कोलाचल की इन दोनों में लड़ाई हुआ थी, रावण को कुण के राजा और कोलाचल के राजा के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए। डच क्या हुए? हार गए। इस मतलब डच हार गए, इसीलिए यह भारत में अच्छा से पाँव नहीं पसार सके, और वे कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए। कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए, ठीक है? अब इनका भी बाजार समाप्त हो गया। अब 2 कंपनी अब यहाँ पे बचा, ठीक है? एक बचा ब्रिटिश और एक बचा फ्रेंच, ठीक है? एक बचा ब्रिटिश और एक बचा फ्रेंच, ठीक है? अब बचे 2 कंपनियों, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अब ये दोनों कंपनियां भारत के अलग-अलग क्षेत्रों पर, मगर ये जो कंपनी थी वे भारत के अलग-अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए रणनीति बनाने लगे। क्या करने लगे? ये जो दोनों कंपनी थी, भारत और ब्रिटिश एवं फ्रेंच दोनों कंपनी थी, या भारत के अलग-अलग क्षेत्रों पर अपना मतलब कब्जा जमाने के लिए रणनीति बनाने लगे, ठीक है? ये एक राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। ये क्या हुआ कि ये दोनों आदमी एक दूसरे को जब अपने-अपने जब भारत के प्रत्येक हिस्सों पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से कब्जा करने लगे थे, तो क्या करने लगे थे? ब्रिटिश और फ्रेंच एक दूसरे को हस्तक्षेप करने लगे थे, अर्थात दखल अंदाज करने लगे थे और अपने में मारपीट करने लगे थे, ठीक है? इन्हीं सब कारणों के आगे चलकर इन्हीं सब कारणों से आगे चलकर इन्हीं सब कारणों से आगे चलकर क्या हुआ? इन्हीं सब कारणों से आगे चलकर इनके बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। क्या युद्ध हुए? कर्नाटक के
3 युद्ध हुए। इन्हीं सब कारणों के चलते ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। ठीक है, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक के बाबू 3 युद्ध हुए। इन्हीं सब कारणों के लेकर और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुए जो हमारे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम चल रहे हैं कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में बताने। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है वह कर्नाटक राज्य में ही हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वह कर्नाटक राज्य में नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कर्नाटक राज्य में नहीं हुआ था। आप लोग को लग रहा होगा कि कर्नाटक का युद्ध तीनों कर्नाटक में ही हुआ है, या कर्नाटक जो हमारा भारत देश है वो कर्नाटक का ये लोकेशन है। क्या है? लोकेशन है। ये युद्ध यहाँ पे नहीं हुआ था, समझे? देखिए ये युद्ध कहाँ पे हुआ था। जो ये भारत देश है ना हमारा, ये जो भारत देश है एक कोरोमंडल है। क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तटीय क्षेत्र कहते हैं। ये सब है तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग इसे क्या कहते थे? ये हमारे भारत देश का कोरोमंडल क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे हम लोग पहले कार्मेटिक क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? कार्मेटिक क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? कार्मेटिक क्षेत्र कहते थे। वहीं पे ये तीनों युद्ध हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाटक का युद्ध। इतना ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक का तीनों युद्ध कर्नाटक राज्य में नहीं हुआ है, कार्नेटिक एरिया में हुआ है, कार्नेटिक क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम लोग कार्नेटिक कहते थे, जो कोरोमंडल का आज कोरोमंडल का क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। क्या है? ये कोरोमंडल का क्या है? तटीय क्षेत्र है बाबू। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ है 1746 से लेकर 1748 तक। अब सेकेंड कर्नाटक का युद्ध हुआ है 1749 से 1754 ईस्वी तक। ठीक है, और थर्ड कर्नाटक का युद्ध हुआ है 1756 से 1763 ईस्वी तक। आपको याद रखना है। एक बार और सुन लीजिए। फर्स्ट कर्नाटक का युद्ध हुआ है 1746 से 1748 ईस्वी में, और सेकेंड कर्नाटक का युद्ध हुआ है 1749 से 1754 ईस्वी में, और थर्ड कर्नाटक का युद्ध हुआ है 1756 से 1763 ईस्वी में। ठीक है बाबू, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए प्रथम कर्नाटक का युद्ध। क्या है? प्रथम कर्नाटक के युद्ध के कारण। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण। अब देखिए इस युद्ध का कारण कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी। जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ यह भारत में उत्पन्न स्थिति के कारण नहीं थी, बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ही कुछ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिनका प्रभाव भारत में आए। मगर क्या हुआ कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। ठीक है, भारत में भी आ गई। अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ा। जो अंग्रेजी और क्या हुआ? अंग्रेजी और भारत, जो अंग्रेजी कंपनी बचा था और फ्रांसीसी कंपनी, जो हमारे देश में 2 ही कंपनी लास्ट में बचा हुआ था, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? प्रभाव पड़ा और इन दोनों के बीच में प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? यह ऑस्ट्रिया से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ऑस्ट्रिया से। यह भारत में प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध है वो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ था। यह ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर प्रथम कर्नाटक का युद्ध शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे कहाँ आ गया? भारत में आ गया। और भारत में आने के बाद में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। इसी कारण इन दोनों के बीच में प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ। ठीक है, और आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए प्रथम कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था?
तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के कारण हुआ था। ये भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, यह ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर क्या हुआ था, मामला गंभीर हुआ था, जिसके कारण वह मामला धीरे धीरे भारत में आ गई, जिससे इन लोगों का अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो कंपनी के वायसराय थे लोग, इन लोगों पर प्रभाव पड़ा और ये लोग अपना वर्चस्व जमाने के लिए अपने उत्तराधिकारी के मामले में देखकर ऑस्ट्रिया को ये लोग अपना लड़ाई शुरू कर दिया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। ये क्यों हुई, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर हुई। यूरोप के बीचों बीच में एक देश है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, यूरोप के बीचों बीच में एक देश है, ठीक है। देखिए यूरोप में 44 देश वर्तमान में आते हैं, इतना बात याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देखिए, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया यूरोपीय क्षेत्र के, ऑस्ट्रिया यूरोपीय क्षेत्र के, यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया था यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत अभी आपको बताया है एक देश था, जहां पर उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वहां संघर्ष चल रहा था, ठीक है। फ्रांस जहां उत्तराधिकारी बनने के लिए, जहां उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष के चलते भारत में भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो यूरोप के बीचों बीच एक देश था, जहां पे उत्तराधिकारी बनने के लिए, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष चल रहा था, जिससे प्रभावित होकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस के बीच भी मतलब जो भी ऑस्ट्रिया में लोग थे, वहां पर भी लोग थे, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग थे, उन दोनों के बीच भी मतलब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर मतलब अपने में लड़ाई चल रहा था। वही प्रभाव भारत में आया और यहाँ पर भी शासन चल रहा था फ्रांस और अंग्रेजों का। वही देखा देखी क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। अब देखिए 18वीं शताब्दी में क्या है, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी तक, 18वीं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि, जो हमारा एक कोरोमंडल है, अभी हम आपको बताए हैं, ये तट की जो भूमि है, ये तट की जो भूमि है वो कर्नाटक से नाम से जाने लगा, ठीक है। 18वीं शताब्दी में कोरू तट की जो भूमि है वो 18वीं शताब्दी में कर्नाटक के नाम से जाने लगा, ठीक है। आप इतना बात दिमाग से हटा दीजिएगा कि कर्नाटक का युद्ध कर्नाटक राज्य में नहीं हुआ था, वो कोरोमंडल के तट पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोरोमंडल के तट पे हुआ था, जिसका 18वीं शताब्दी में इसका नाम था, कर्नाटक के नाम से जाने लगा। 18वीं शताब्दी में कर्नाटक के नाम से जाने लगा। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। जो हैदराबाद के यहाँ पे एक निजाम थे, राजा थे, उन्हीं के कब्जे में ये प्रांत था, ठीक है। उस समय उतना अंग्रेजी सरकार का भी विकास नहीं हुआ था, नहीं फ्रांस का विकास हुआ था, अभी तो धीरे धीरे विकास की ओर लोग आगे बढ़ रहा था लोग, ठीक है। तो यहाँ पे किसका अधिकार था, अगर पूछता है परीक्षा में, बताइए 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल कोरोमंडल तट की भूमि पर किसका अधिकार था, तो हैदराबाद के निजाम का अधिकार था, ठीक है। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था, ठीक है। जो भी यहाँ का प्रांत का मालिक होता था, जो भी मतलब एरिया का प्रांत का मालिक होता था, उसे नवाब बोला जाता था। उसको कथी बोला जाता था, नवाब। अब जैसे यहाँ का नवाब था निजाम, ठीक है। यहाँ का नवाब कौन था, यहाँ का नवाब कौन था, यहाँ का नवाब कौन था, निजाम था, ठीक है। जो कोरोमंडल क्षेत्र का जिसके अधीन था उसका नाम निजाम था, ठीक है। उसको हम लोग जिस क्षेत्र पर जिसका अधिकार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवाब कहा जाता है। जैसे राजा मालिक होता है, पूरे गांव शहर का मालिक होता है, उस मालिक को हम लोग क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो जिस क्षेत्र का मालिक रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवाब कहते हैं। क्या कहते हैं, नवाब कहते हैं। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया,
ठीक है। अंग्रेजी जलबेड़े ने, मतलब जो जहाज चलाते हैं उसी को हम लोग कथी बोलते हैं, जलबेड़े बोलते हैं, ठीक है। और जलपोतों का अर्थ समझ रहे हैं, जहाज क्या होता है, जो पानी में चलने वाला जहाज। तो क्या हुआ 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने क्या किया, फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में रख लिया और उसको नहीं छोड़ा, ठीक है। एक किसके नेतृत्व में हुआ, बार्नेट के। सवाल इसे एक बार पूछा हुआ था रेलवे में कि बताइए कि 1746 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जों में ले लिया। तब बार्नेट के नेतृत्व में लिया। और कितने ईस्वी में लिया, तो 1764 ईस्वी में लिया, ठीक है। अच्छा, डुप्ले था जो यहाँ का फ्रांस का क्या था, मतलब ये फ्रांस का वायसराय था, चीफ था, ठीक है। डुप्ले ने इसकी शिकायत, डुप्ले जो यहाँ का जो सबसे मेन मालिक था, जो फ्रांस का जो भारत में आया था, जो सबसे मेन मालिक था वो कौन था, डुप्ले था, ठीक है। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले कि किसी बात का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। डुप्ले ने शिकायत की, देखिए हमारा अंग्रेजी लोगों ने हमारा जहाज को, हमारे जलपोतों को पकड़कर कब्जा कर लिया, आप उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन वहाँ का कर्नाटक के नवाब उसका एक्शन नहीं लिया और ध्यान नहीं दिया। है ये कर्नाटक, ये कर्नाटक है 18वीं शताब्दी का, ठीक है। अभी तो दूसरा कर्नाटक है, लेकिन 18वीं शताब्दी का कर्नाटक यही है, ठीक है। यही है 18वीं शताब्दी का कर्नाटक, समझे, कोरोमंडल तट पर। तो क्या हुआ, डुप्ले ने शिकायत की, लेकिन कर्नाटक के नवाब इसका कर्नाटक के नवाब ध्यान नहीं दिया, डुप्ले की बात पर ध्यान नहीं दिया। अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती को मद्रास का बाद में क्या किया, डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास को घेर डाला। अब जब निजाम, मतलब जो नवाब था, कर्नाटक के नवाब था, डुप्ले को मदद नहीं किया, तो सोचा कि अब हम खुद बदला लेंगे। तो क्या किया, डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास को अब घेर डाला, ठीक है। और कर्नाटक से नवाब से बोला, ठीक है। और नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। लेकिन जब कर्नाटक के नवाब ने माना किया कि जो डुप्ले महाराज आप मद्रास से हट जाइए, लेकिन डुप्ले ने इसकी बात नहीं मानी, क्योंकि डुप्ले का भी बात उस कर्नाटक के नवाब ने नहीं माना था, इसीलिए डुप्ले ने भी इसकी बात नहीं मानी, समझे। अब परिणाम स्वरूप भोला डुप्ले ने बताया कि हम मद्रास को जीत कर आपको दे देंगे, नवाब को आपको दे देंगे। जो कर्नाटक के नवाब थे, डुप्ले बोला हम मद्रास को जीत ले रहे हैं और आपको क्या करेंगे, दे देंगे। लेकिन परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाद में नवाब जो था, वहाँ के कर्नाटक के जो नवाब था वो जो, मतलब ये जो मद्रास तो जीता, डुप्ले ने मद्रास जीता, लेकिन उन्होंने कर्नाटक के नवाब को नहीं दिया। इसी कारण क्या हुआ, नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर एक युद्ध सेंट थोम का युद्ध हुआ, और कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच डुप्ले में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है सेंट थोम का युद्ध, ठीक है। सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। हम अभी आपको बताए हैं, जो सेंट थोम का युद्ध हुआ ना, वो कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। डुप्ले ने तो सकारा था कि जो हम मद्रास को जीत कर हम आपको कर्नाटक के नवाब को दे देंगे, लेकिन वो नहीं दिया। इसी कारण कर्नाटक नवाब ने सोचा कि चलो साले को मार देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, युद्ध की घोषणा कर दी, और यह युद्ध 1748 ईस्वी में सेंट थोम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, 1748 ईस्वी में एक्सला सैलिपिस की संधि द्वारा, ठीक है,
एक्स एक्सपेक्सला एक्सपेक्सला संधि द्वारा, हाँ, लेकिन एक बात आप याद रखिए, लेकिन जब डुप्लीकेट और कर्नाटक के नवाब में जब युद्ध होता है तो उसमें कर्नाटक के नवाब हार जाता है और फ्रांसीसी जीत जाता है। तो नवाब को पता लग गया कि ये विदेशी लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, और समझिए कि वो लोग का आंख खुलने लगा। समझे, वो लोग हल्का में ले रहा था लोग कि विदेशी लोग से क्या होगा, आया लोग घूम घाम कर चला जाएगा। लेकिन जब कर्नाटक के नवाब को हराया तो लगा कर्नाटक के नवाब को कि बाप रे बाप बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्सला साइपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का अंत हुआ, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का जो मतलब युद्ध चल रहा था, जो फ्रांस और जो फ्रांसीसी और अंग्रेज वहां पर भी थे, उन दोनों में उत्तराधिकारी को लेकर जो युद्ध चल रहा था वो 1748 ईस्वी में रुक गया। वो क्या हुआ, 1748 ईस्वी में रुक गया, ठीक है, अंत हो गया। वो किस संधि के द्वारा अंत हुआ, एक्सला साइपेल की संधि से हुआ, ठीक है। एक्सप्ला संधि के मतलब एक्सला साइपेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध का अंत हो गया। वहीं जब ऑस्ट्रिया में, यूरोप के बीचों बीच एक देश है ऑस्ट्रिया, तो वहां भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो रहा था उत्तराधिकारी के लिए कि नहीं, हम नवाब बनेंगे, हम नवाब बनेंगे। वहीं वहां का प्रभाव भारत में आ गया। तो भगवान करे कि यहाँ पर भी फ्रांस और अंग्रेजी लोगों का वर्चस्व था। तो उन लोगों को देखकर इन लोगों में होड़ हुई कि यहाँ का जो नवाब है, जो सिस्टम है, वो भी हम बनेंगे। इसी कारण यहाँ पर कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद में उत्तराधिकारी का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। इसी कारण यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध का अंत हो गया, ठीक है। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजी को वापस सौंप दिया गया था। बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ, जब एक्सला सेपलेस की संधि हुआ, जब एक्सला सेपलेस की संधि के द्वारा मद्रास को जीता था डुप्ले ने, तो उसको क्या किया, किस संधि के द्वारा वापस लौटा दिया, एक्सला सेपल की संधि के द्वारा उसे वापस लौटा दिया, ठीक है। जो युद्ध हुआ दोनों में, जो मद्रास को लेकर युद्ध हुआ, उसी को तो हम कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो 1746 से 1748 ईस्वी तक चला, ठीक है। लौटा दिया और उत्तरी अमेरिका पर अपने क्षेत्र में प्राप्त कर लिया, ठीक है। आप लोग इतना बात ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब कर्नाटक के द्वितीय युद्ध पढ़ने के बारे में सबसे पहले हम आपको डायग्राम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा। आपको क्या, पूरा द्वितीय युद्ध समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। हैदराबाद और कर्नाटक। अब देखिए, जो भी जिस क्षेत्र का, जो भी जिस प्रांत का नवाब होता था, वह चाहता था कि जीते जी अपने पुत्र या अपने रिश्तेदार को हम क्या बनाए, अपना उत्तराधिकारी बनाए। क्या बनाए, उत्तराधिकारी बनाए। लेकिन क्या हुआ कि अगर मान लिए खुदा बस इन दोनों का मृत्यु हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। हाय दोस्त, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें।